गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे सेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आपको एक चीज बता दें, अगर आप क्लास 11th में हो ना तो एनसीईआरटी का चैप्टर अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हम इसमें, हम आपको करवा रहे हैं कि अगर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करने चाहिए। तो इसलिए आप ये चीज का ध्यान रखो, एनसीईआरटी तो आपको पूरी करनी है यार। एनसीईआरटी में भी तुम लोग इंपॉर्टेंट ढूंढोगे तो फिर क्या फायदा, है ना। कम से कम एनसीईआरटी पूरी करो। एनसीईआरटी के अलावा जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। पढ़ो इसको जरा, क्या देखिए रखा हुआ है इसमें, दिया हुआ है टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। दो सेट है फाइनाइट सेट जिसमें एक में m एलिमेंट्स है और दूसरे में n एलिमेंट्स है। मान लो कि दो सेट है, एक A है, A सेट में m एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है B सेट में n एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बोलता है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2n, है ना। ये नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है। तो पढ़ो यहां पे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट मतलब A, is 56 more than the total number of subset of the second set. Find the value of m and n. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स है m, तो क्या बनेगा 2 की पावर m, ठीक है 2 की पावर m। फिर क्या लिखा हुआ है समझ आया ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, सबसेट का फॉर्मूला 2n, लेकिन n की जगह m है, फर्स्ट सेट में तो m एलिमेंट्स है। अब आगे लिखा इज मतलब इक्वल टू, फिर लिखा 56 मोर देन मतलब बढ़ना मतलब प्लस, मोर देन का मतलब हो गया प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो सेकंड सेट के लिए भी यही फॉर्मूला करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स का 2n, और b में कितने एलिमेंट्स है n एलिमेंट्स है, तो ये बन गया 2n। अब हमें बताना है कि m और n की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या बताना है m और n की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम क्या करो, 2n को यहां ले आओ, ये बनेगा 2m माइनस 2n इक्वल टू 56। यहां तक समझ के अब हम यहां पर ना 2n कॉमन निकालना चाहते हैं, क्या निकाला जा सकता है? 2n कॉमन निकाला जा सकता है। देखो ध्यान से देखना, ऐसा है ना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2n अपॉन 2n माइनस 2n? ध्यान से देखो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? देखो ना, अगर हम ये दोनों काट दें तो वही तो आएगा 2n माइनस 2n। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहां से 2n कॉमन निकालना चाहते हैं। अब यहां से 2n कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 2n माइनस, और ये दोनों कॉमन निकालनी है तो यहां पे बचेगा 1, है ना। वही सेम चीज वहां लिख दो और एक स्टेप और कर दो। एक स्टेप और क्या कर दो, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, पावर को माइनस कर दो। अगर बेसिस सेम हो जाए पावर को क्या करो तो सबट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा m माइनस n और पीछे बचेगा -1। तो अब इसको लिखो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 56, ठीक है। देखो हमने क्या कर दिया, पावर यही सेम लिख दिया, ये वापस लिख दिया। यहां तक समझ गए? अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करो, अच्छा एक बार देखना तो देख लो इसको, ठीक है, इसको देखना तो देख लो, इसको मिटाने लगे हम, हमें दिखेगा नहीं ये, ठीक है। चलो 56 के ना फैक्टर्स निकालो, 56 के फैक्टर्स निकालो। 56 को लिखो 2, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1, मतलब 56 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 56 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 7, तो यहां लिख दो 2 का क्यूब इंटू 7। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब कंपेयर कर लो, इसके बाद क्या करो, कंपेयर कर लो, करो जरा कंपेयर, क्या बनेगा
इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो बनेगा 2n इक्वल टू 2/3, और इसको इसके साथ कंपेयर करो, क्या बनेगा 2m माइनस n -1 इक्वल टू 7। तो अब देखो यहां से n कितना हो जाएगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, है ना, इक्वल में इक्वल हो जाती है, n 3 हो जाएगा। यहां पर क्या करो, 1 को यहां ले जाओ, 2m माइनस n इक्वल टू 7 + 1 8, है ना। अब इसको इस तरीके से लिख दो, 2m माइनस n, 8 को लिखो 2 का क्यूब, 8 को क्या लिख दिया 2 का क्यूब। अब कंपेयर करो, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो क्या बन जाएगा m माइनस n इक्वल टू 3, तो यहां पे n की जगह 3 डाल दो, m माइनस 3 इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 3 + 3 6। तो हमें n और m निकालना था, तो हमारा n आ गया 3 और m आ गया 6। देख लो इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, तुम्हारे लिए होमवर्क है, पढ़ लो फिर भी एक बार। A and B are two finite set such that number of elements is greater than number of elements in B, मतलब A में जितने एलिमेंट्स हैं वो B से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। पावर सेट को आपने वैसे ही याद रखना है, आप सबसेट्स लिख लो। ठीक है, पावर सेट का मतलब है सब, सेम फॉर्मूला है। पावर सेट को, पावर सेट में भी आपको क्या बनाने होते हैं, सबसेट्स ही बनाने होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको सबसेट्स बनाने हैं। तो मान लो कि A में m एलिमेंट्स है और B में n एलिमेंट्स है। ठीक है, A और B दो सेट है, जिसमें A में मान लो m एलिमेंट्स है, B में n एलिमेंट्स है। ये बोलता है कि इन दोनों के डिफरेंस का पावर सेट, दोनों के डिफरेंस, पावर सेट मतलब सबसेट। इस बार देखो, इस बार दोनों का डिफरेंस करना है, वो कितना दिया 96, मतलब 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 96 देके रखा। ठीक है, समझ आया। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। पावर सेट मतलब सबसेट्स, डिफरेंस करना है। A में कितने एलिमेंट्स हैं m, 2 की पावर m, B में n तो 2 की पावर n, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 96। ठीक है, तो सॉल्व आपको वैसे ही करना है, और फिर क्या निकालना है na माइनस nb, मतलब na mn और ये m माइनस n निकालना है। ठीक है, जैसे यहां किया था सेम यहां पर भी इस तरीके से कर दो। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। अब इसमें से क्या करो, 2n कॉमन निकालो, ये बचेगा 2m माइनस n माइनस 1। ठीक है, 96 के फैक्टर्स लिख दो, 96 के फैक्टर्स 48, 24, 12, 2, 2, 3, कितना हो गया ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 इंटू 3। अब इसके बाद क्या करो, कंपेयर कर लो। ठीक है, इसके बाद कंपेयर कर लो इसको, जैसे हमने पीछे किया था। तो यहां से कंपेयर कर लो, देखो n कितना है, n हो जाएगा 5। ठीक है, आप इसको इससे कंपेयर करो, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 5, n हो गया 5। और फिर इसको इसको कंपेयर कर लो, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 3, 1 को उस तरफ ले जाओ, 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 4, 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 2 की पावर 2। अब यहां से क्या करो, इसमें क्या करो, कंपेयर कर लो, m माइनस n इक्वल टू 2। ठीक है, m माइनस n कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे आपको यही निकालना था, खत्म हो गया। अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो तो आगे सॉल्व कर लो। m कितना है 5, m माइनस 5 इक्वल टू 2, 5 को उधर ले जाओ तो m हो जाएगा 7। अब आपको निकालना था na माइनस nb, na कितना है, na 7 और mb, b कितना है 5, तो 2 आंसर। देखो इसको यहां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन ना आपको जेई मेंस में 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया ये क्वेश्चन? आपको इस साल, इसी साल जेई मेन 2024 में पूछा गया।
तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आपको 24 में भी आ गया, है ना। अब पढ़ो इसको, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट विद m एंड n एलिमेंट। सेम क्वेश्चन है जो पीछे किया आपने। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A इज 56, इज 56 टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A में m एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर m इज मतलब इक्वल टू 56 मोर देन मतलब प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B में कितने एलिमेंट्स है n, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P से Q का डिस्टेंस निकालना है। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। इसको सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व देखो अभी किया हमने, ये सॉल्व करके कितना आया, n आया था 3, m आया था 6, n3 m6, इसको हमने अभी सॉल्व किया m6 n3। तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Q। तो P कितना है, P है mn, m कितना है 6, n है 3, और Q देके रखा हुआ है -2 -3। आपने बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या होता था 10th क्लास में, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो आप सब 10th में पढ़ के आ रहे हो। तो यहां पे इसको लगा तो क्या बनेगा, ये x2 - x1 -2 - x का होल स्क्वायर, y2 - y1 -3 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36, ये बन गया 100 का √10, और 10 हमारा आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो इसको यहां तक, अब अगला कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी फेमस है आजकल क्लास 11th में। आपको ऐसे क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे आप लोग अभी आपका हाफ ईयरली आना है ना, हाफ तुम्हारे यूनिट टेस्ट तो हो गए होंगे, लेकिन हाफ ईयरली देना है ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगला चैप्टर जो मंडे से है वो रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, पहले एनसीईआरटी कराएंगे, फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक्स यूनियन एक्स, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। आप इसको सी लिखो या डैश लिखो, एक ही बात, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप सी लिखो या डैश लिखो, यहां पे जो सी है वो सी को डैश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन जाएगा एक्स इंटरसेक्शन, आप यहां पे सी भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, सी भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे सी कर दो डैश की जगह, ठीक है। तो ये बनेगा ए एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगा दो, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता, अब ये दोनों सेम है तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा, ठीक है। तो क्या करो, इसको क्या करोगे, इसको आप इसको ना इस तरीके से लिखो, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, है ना, सॉरी गलत लिख दिया ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये दोनों सेम हो तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगता है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो, तो ये बनेगा एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, फाई के बराबर। किस, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये फाई के बराबर हो, तो ये बन जाएगा, ये फाई हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का क्या कॉमन होगा, फाई होगा, है ना। तो फाई हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 5वां
व्हाट इज ए इक्वल टू, व्हाट इज विच इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हमें बताना है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होगा। देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो अगर आपको इसको वेन डायग्राम से बताना हो ना तो 1 सेकंड में आंसर आ सकता है। अगर आपको इसको वेन डायग्राम से बताना हो तो 1 सेकंड में आंसर आ सकता है। लेकिन हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं, वेन डायग्राम से भी बताते हैं, दूसरे तरीके से भी बताते हैं। पहले वेन डायग्राम से देखो, देखना जरा इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है। ये ए है और ये बी है ना, ए और बी। सबसे पहले देखो ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी होता है ए में से बी को निकाल दो। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को निकाल दो। ये ए है ना, ये बी का पोर्शन आ रहा है, ये निकाल दो तो ए माइनस बी ये हो गया, ये ए माइनस बी है, ठीक है। फिर है बी माइनस है, बी माइनस से होता है बी में से ए को निकाल दो, ये बी है, इसमें से ये ए निकाल दो तो ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। अब इसने देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना। इस पूरे में से अगर हम ये वाला पोर्शन निकालते बीच वाला तो कौन सा मिल जाएगा, ये वाला है ना। अगर हम इस पूरे में से ए यूनियन बी में से माइनस कर दें ये बीच वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन कौन सा है, इंटरसेक्शन है, तो बीच वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, है ना। तो कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये। समझ आया। वेन डायग्राम से तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ठीक रहते हैं कि आपने क्या करना है, पूरे में से ये बीच वाला पोर्शन माइनस कर दो, बीच वाला पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लो आपको इस क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम के करना है तो कैसे करेंगे, है ना, बिना वेन डायग्राम के। देखो ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लिखो इसको जरा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी माइनस ए को क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। जब ये अलग अलग हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि आपने क्या करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। समझ गए। जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स वाई जेड प्लस टी, तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो इधर भी आप ये करो। ये कब करना है, जब ये दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या करो, देखो पहले ए को बी के साथ, ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन डालते जाना, फिर ए इसको इसके साथ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर इसको इसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर इसको इसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए को बी के साथ, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, बी को ए के साथ। ठीक है, अब इसको लिखो, क्योंकि अगर मान लो आप स्कूल का पेपर दे रहे हो, बोर्ड का पेपर दे रहे हो, तो आप वेन डायग्राम से तो प्रूफ कर नहीं सकते, तो आपको इस तरीके से प्रूफ करना होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो चलेगा, सब्जेक्टिव में तो करना पड़ेगा ना। देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या लिख सकते हो, यूनिवर्सल। तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसे। फिर इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट सेम ही है ये। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिख दो तो वो तब भी यूनिवर्सल ही होगा, तो ये भी यूनिवर्सल हो गया। और इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी कॉमन होगा, है ना। यूनियन में, सॉरी यूनिवर्सल में, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ये ए यूनियन बी है, तो दोनों में कॉमन ए यूनियन बी होगा। और इधर भी देखो
ये यूनिवर्सल है और ये, इन दोनों में कॉमन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन बी, एक सेकेंड, यहां पे इंटरसेक्शन, सॉरी गलत लिख दिया ना, यहां पे यूनियन आएगा क्योंकि सब पे यूनियन आ रहा था ना। ठीक है, यहां ठीक करना, ए यूनियन ये हो, इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब सुनो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी। आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। आप इसको ए पढ़ो, इंटरसेक्शन इसको बी पढ़ो, तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। देखो क्या बताया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी इंटरसेक्शन है, और बी इंटरसेक्शन ए को आप लिख दो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो आपके सामने है, ये आपके सामने, देखो जरा इसको यहां पर, सी पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये डैश, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, ये किसके बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, देखो देखो आप क्या करो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको लिखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये बन गया। ठीक है, अब देखो ये फिर से अलग अलग है, ये हमने सॉल्व किया अभी, है ना, शायद किया सॉल्व नहीं, अच्छा ये फिर से देखो अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, जैसे सबको मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना। ठीक है, तो क्या करो, इसको इसके साथ यूनियन लगाते जाना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको इसके साथ यूनियन लगाते जाना बीच में। ठीक है यार, हमें लग रहा है यहां पे ना गड़बड़ लग रही है, यहां पे ना शायद बीच में इंटरसेक्शन होगा। एक सेकंड चेक करो, अगर मान लो यहां पे इंटरसेक्शन होता तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ यहां पे ठीक करना, यहां पे ना इंटरसेक्शन है, यहां पे इंटरसेक्शन है, इसको ठीक करो, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास हो ना, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो कैसे लगेगा। अगर आपके पास ना, हम आपको मल्टीप्लाई वाले तरीके से सिखाते हैं, अगर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड हो तो आप x कॉमन निकाल लेते हो, अंदर बचता है y प्लस जेड। तो इधर भी देखो ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है दोनों में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में सेम है, तो इसको बाहर निकालो। ठीक है, इसको बाहर निकाल दो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, जैसे यहां पे दोनों में x कॉमन आया तो अंदर बचा y प्लस जेड, तो ये इधर बचेगा b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, है ना, ये बन गया। और एक चीज देखो, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a, ये यूनिवर्सल के बराबर होता है, तो ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। इन दोनों में क्या कॉमन है, यूनिवर्सल और a कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट ही कॉमन होगा, तो लिख दो ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो जरा इसको यहां तक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज
सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ, आपको बताना है कि ये इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो क्या करें इसमें, देखो ध्यान से देखो, ए ए इंटरसेक्शन बी पहले वैसे लिख दो। अब एक चीज नोट करना, ठीक है, एक चीज नोट करना, देखो दोनों में ये टर्म सेम है, ये टर्म दोनों में सेम है, देखो है ना, क्यों ना इसको बाहर निकाल दिया जाए। ध्यान से देखो, ये टर्म दोनों में सेम है, तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाल, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, समझ आया। दोनों में ये टर्म कॉमन थी, हमने बाहर निकाल दिया। अब यहां पर क्या बचा, यहां बचा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल के बराबर होता है। तो इसको लिखो ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल, ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज बताओ, यूनिवर्सल और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो आप इसको लिखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो, ये दोनों अलग अलग हैं, यहां पे इंटरसेक्शन है, यहां पे यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वैसे ही करो इसको इसके साथ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में लिखो इंटरसेक्शन, और इसको इसके साथ बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखो बी ए ये किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल के, ये हो जाएगा यूनिवर्सल, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ये बन जाएगा यूनिवर्सल के बराबर। और इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखो बीच में इंटरसेक्शन है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आंसर, देखो इसको यहां तक, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, देखो ध्यान से देखो, ए अगर आपके पास हो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या लिखते हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। अगर 3 हो जाए, ऐसा हो जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इधर भी देखो वही बन रहा है, बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो आप क्या करो, इधर भी यही लिखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी होता है, तो आप इसको बी लिख दो। फिर सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। समझ गए यहां तक। अब एक चीज नोट करो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये टर्म दोनों में सेम है ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है। ध्यान से देखो, बाहर निकाल दिया जाए इसको, इसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, देखो हम ये वाली टर्म बाहर निकाल रहे हैं, यूनियन बी यूनियन सी बाहर निकाल दिया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, ए, ये बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया और ये बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। ये क्या होता है, फाई एम्प्टी, तो इसको लिखो फाई यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। फाई का यूनियन करोगे, यूनियन में सारे आ जाते हैं, तो ये सारे आ जाएंगे, है ना, बी यूनियन सी, ये बनेगा बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ये दोनों
अब देखो ये दोनों अलग अलग है ना, तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये बनेगा B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको इसके साथ C इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, और बीच में इसके यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, तो ये फाई हो जाएगा, तो ये बनेगा B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और ये फाई हो जाएगा, तो इन दोनों का यूनियन कर लो, तो B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, तो ये आंसर हो जाएगा B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। देखो यहां तक इसको, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को ना हम वेन डायग्राम से कराएंगे। ठीक है, अब आपने सीख लिया ना कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब वेन डायग्राम से, अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से करते हैं। देखो क्या कह रहा है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनिवर्सल के बराबर है। मतलब यहां पे ए बी सी यूनिवर्सल है, समझे कि नहीं समझे? मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीन सेट है, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये जो पूरा सेट बनाया ना, ये यूनिवर्सल है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि इन तीनों का यूनियन करने पे यूनिवर्सल आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप इसके अलग से, इसको बाहर से बना दो। अगर आप ये बनाओगे बाहर से, आप बोलोगे ये यूनिवर्सल है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ये खुद ही है, तो बाहर वाला कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये पूरा खुद ही यूनिवर्सल है। अब देखो यहां पे क्या बोला हुआ है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ए में से बी को हटा दो। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी हटा दो, ये ए है ना, इसमें से ये बी वाला पोर्शन हटा दो, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। हमने बी वाला हटा दिया, ये ए माइनस बी है। ठीक है, ये क्या है, ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट चाहिए हमें बी माइनस सी। बी माइनस सी में क्या होगा, बी माइनस सी, बी में से सी हटा दो, ये बी है ना, इसमें से ये सी हटा दो, तो ये वाला बचेगा और ये बचेगा, सी हटा दिया। और फिर आ जाओ सी माइनस ए, सी में से ए हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, तो पीछे ये पोर्शन बचेगा, है ना। देखो ये आपका बी माइनस सी और ये है सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब हमें क्या बोलते हैं, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए हटा दो, तो यूनिवर्सल में से ए हटा दो, ये सारा हटा दो, यूनिवर्सल में से ये हटा दो सारा, है ना। और यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल ये पूरा का पूरा है, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, सारा हटा दिया, तो पीछे कौन बचेगा, सिर्फ ये। और ये जो बीच वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन, है ना। आपको ये पूरा खुद यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में से आपको जो शेडेड पोर्शन है वो सारा हटा देना है, सिर्फ ये वाला लिखना है, ये वाला, ये वाला। और ये क्या है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, समझे। यूनिवर्सल में से हमने ये सारा हटा दिया, तो पीछे सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, और ये पोर्शन तीनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, देखो इसको यहां पर। चलो अगला, नेक्स्ट है इफ एन ए इक्वल टू 1 देन एन पी 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 ए। पी मतलब यहां पे पावर सेट। पावर सेट का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। और a में देखो कितने एलिमेंट, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a में कितने एलिमेंट्स है 1, तो ये बनेगा 2 की पावर 1, ये हो गया 2। अब हमें एक और p, 1 2 3 4 p लगाने हैं। अब एक और लगा दो, एक और लगा दो, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। और यहां में देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, npa में 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 2,
तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, अब एक और पीए लगा दो, एक और लगा दो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2 की पावर n, n क्या है 4, 2 की पावर 4 16। ठीक है, अब लगाओ एक और p लगा दो, p p p p और a। ठीक है, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, क्या है 2 की पावर n, n कितना है 16, 2 की पावर 16। तो ये आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक। ठीक है, यहां पे पीए मतलब सबसेट, यहां पे पीए का मतलब होता है पावर सेट, पावर सेट मतलब सबसेट्स निकाल। ठीक है, सबसेट्स निकालना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 3 and 6 एलिमेंट्स। ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये पूछता कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने होंगे। ए यूनियन बी में मिनिमम कितने होंगे? देखो मिनिमम भी निकालो मैक्सिमम भी निकालो, दोनों निकालो। ठीक है, मिनिमम भी निकालो मैक्सिमम भी निकालो। अब हमें बताना है कि ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट्स होते हैं। देखो मान लो ए को रखो 1 2 3, ए में 3 एलिमेंट्स है तो 1 2 3, और बी में 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो इनका यूनियन करो, इनका यूनियन करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो मिनिमम कितने हैं 6, मिनिमम कितने 6। अब मान लो आपको मैक्सिमम निकालने होते तो ए को मैं चेंज कर देता हूं, ए को मैं रख लेता हूं 7 8 9। अब दोनों का यूनियन करो, दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा 7 8 9। तो आपको एक बात समझ आई कि अगर आपको मिनिमम निकालने हैं तो ए और बी के एलिमेंट जितने भी सेम कर दो, मैक्सिमम निकालने तो दोनों को अलग अलग कर दो। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसमें लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो 1/2 को आप लिख सकते हो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। 2/5 को 2/5 को लिख सकते हो 2/2 का स्क्वायर प्लस 1। 3/10 को 3/3 का स्क्वायर प्लस 1। 4/17 को 4/4 स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह सो ऑन, लास्ट वाले को 7/50 को 7/7 का स्क्वायर प्लस 1। अब एक चीज देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7, देखो सबकी पावर 2 है, सब पे 1 1 सबका सेम है। तो आप क्या करो, देखो ऊपर नंबर चेंज हो रहा है 1 2 3 4 7 तक, तो ऊपर n रखो। फिर नीचे देखो, नीचे भी नंबर चेंज हो रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर लिखो। और सब में 1 1 1 1 सब में है तो +1 कर दो। n को लिख दो नेचुरल नंबर, और n कहां तक जाएगा, n देखो कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा, तो n लेस देन इक्वल टू 7। लो जी, ये सेट्स के हो गए क्वेश्चन खत्म। कल करवाएंगे रिलेशन फंक्शन, मंडे को स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, बस ऐसे ही करेंगे, एनसीईआरटी करवाएंगे और हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देंगे, तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, काफी है, एनसीईआरटी अच्छे से करना। अब ऐसा नहीं बोलना सर हमें एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट करोगे तो फिर तो 12th कैसे होगी तुम्हारी, फिर 12th में तो रह जाओगे सारे। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं मंडे को, नया चैप्टर करेंगे।